हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका कोड है 822 HZ। ठीक है। और बच्चों ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना। सिंपल मेथड से बच्चों आज की वीडियो में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और अगर आप भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो इस क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर सॉल्व कर जाना। ठीक है। और देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये आपका 70 नंबर का है। अगर आप 70 में से 70 पाना चाहते हो तो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से सॉल्व करना और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। ठीक है। और यहाँ से बच्चों इस क्वेश्चन पेपर को आपको 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है। हालांकि ये जो 15 मिनट है, इस 15 मिनट में आपको इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है। और आपके पास बचते हैं 3 घंटे। अब 3 घंटे में आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर जाओगे बोर्ड एग्जाम देने, तो आपको 2-2.5 घंटे में ही आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बच्चों मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। ठीक है। और देखो यहाँ से अगर हम बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों, इसमें आपके 2 खंड होते हैं। एक खंड अ है, एक खंड ब होता है। ठीक है। खंड अ की बात करें तो खंड अ में बच्चों आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, जो आपको ओएमआर शीट पर करना है। ठीक है। और एक खंड ब होता है जो आपका रिटेन होता है। ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में क्या करेंगे, खंड अ को सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन को आज की वीडियो में सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है परिमेय संख्या होगी। ठीक है। और यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अब इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन दिया है वो √2 है। ठीक है। तो ये जो √2 है ना, ये आपका एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। इसे हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो √3 है ना, ये भी क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और देखो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये भी क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। √7 भी क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और बच्चों देखो ये जो ऑप्शन नंबर ए बी डी है ना, यानी कि ये जो √2 √3 एंड √7 है ना, ये आपको सिद्ध करने के लिए भी दिया जा सकता है। ठीक है। यानी कि आपको मिल सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। या मिल सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और √7 भी दिया जा सकता है। ठीक है। अगर आपको √7 भी दिया जाएगा ना, तो ये आपको 5 या 6 नंबर में दिया जाएगा। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बचता है, जो कि √9 है। ठीक है। अब √9 यानी कि जब आप 9 का वर्गमूल लोगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि आपका एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका राइट आंसर होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। देखो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का है किसी द्विघात समीकरण y = ax² + bx + c, और यहाँ पर a करा है डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। यानी कि जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। के ग्राफ का आकार होगा। ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिया है, y = ax² + bx + c। ठीक है। y के इक्वल में दिया है, तो इसका कैसा ग्राफ होगा, आपका परवलय आकार होगा। ठीक है। यानी कि पैराबोला होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का है समीकरण निकाय x/a = y/b। ठीक है। कामा ax + by = a² + b² में y का मान होगा। ठीक है। अब इसमें आपको क्या कर रहा है, y का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ से हम बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपको क्या दिया है, यहाँ से आपको दिया है x/a। ठीक है। = y/b दिया है। ठीक है। तो यहाँ से आपको y का मान पूछ रहा है। ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें y के लिए क्या होगा, यहाँ से जो y के लिए मान होगा ना, y के लिए क्या होगा, b होगा, क्योंकि y के बट्टे क्या है, b है। ठीक है। अगर x के लिए मान पूछता, ठीक है, देखो अगर x का मान पूछता तो यहाँ से आप क्या बताते, x = a बताते। ठीक है। क्योंकि x के बट्टे क्या है, a है। ठीक है। तो y का मान पूछा है तो y = b हो जाएगा, क्योंकि y के बट्टे क्या है, b है। ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ से y का मान b आ गया। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ना, y = b और x = a, इसमें क्या करते हैं, पुट अप कर देते हैं। ठीक है। अगर हम इसमें x = a, ठीक है, और y = b को जब पुट अप करेंगे ना, तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पर a है। ठीक है। देखो पहले जो है ना उसको लिख लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपका a² + b² है = में। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे, a रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर a है, इंटू x के स्थान पे क्या रखेंगे, a रखेंगे, प्लस b इंटू y के स्थान पे क्या रखेंगे, b रखेंगे, क्योंकि y का मान b है। ठीक है। a इधर क्या है, a² + b² है। ठीक है। देखो a का गुणा a में करोगे तो a² हो जाएगा, प्लस b का गुणा b में करोगे तो b² हो जाएगा। इधर क्या है, a² + b² है। ठीक है। देखो ये जो है इसकी इक्वल है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो x का मान a है और y का मान b होगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही होगा,
क्वेश्चन नंबर 3 का y का मान पूछ रहा था और y के बट्टे b है, यानी कि y का जो मान होगा वो b होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a इक्वल टू 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो अब कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, यानी कि जो d का मान होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों यहाँ से आपको समीकरण एक दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से अगर कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से समझो, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, अब वास्तविक मूल नहीं है यानी कि जो डी का मान होगा वो कैसा होगा, 0, यानी कि 0 से कम, यानी कि ऋणात्मक में होगा। ठीक है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है, तो इसके लिए कंडीशन होता है डी लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा, यानी कि ऋणात्मक में होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं ना, ए बी सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो डी इक्वल टू क्या होता है, देखो ध्यान समझो, देखो यहाँ से अगर हम बात करें बी कर, यानी कि डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको बी का मान, ए का मान, सी का मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, पहले ए का मान, बी का मान, सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें ए का मान, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, बी की बात करें तो बी का मान यहाँ पर क्या होगा, देखो एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 4 है, तो यहाँ पर जो बी का मान है वो माइनस का 4 हो जाएगा। और सी की बात करें तो सी का मान ए है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ए बी सी का मान यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। ठीक है, देखो डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपका डी का मान होता है, यानी कि विभेदकर का मान होता है, और यहाँ पर लेस देन 0। ठीक है, देखो बी का मान यहाँ पर क्या है, माइनस का 4 रखो, माइनस का 4 स्क्वायर लगा दो, माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है, 1 है, और गुणे सी का जो मान है वो ए है। ठीक है, लेस देन 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 मिलेगा, माइनस 4 और गुणे 1 गुणे ए, यानी कि 4 एकम 4, और जब 4 का गुणा ए में करोगे तो आपको 4a मिलेगा। ठीक है, लेस देन 0। ठीक है, इस माइनस 4a को क्या करते हैं, इधर भेजते हैं। देखो 16 माइनस 4 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 को उधर भेजोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, दोनों पक्षों में यानी कि इधर और इधर क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब दोनों पक्षों में 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखो 4 एकम 4, 4 चौका 16। ठीक है, और यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपके पास बचेगा 4 लेस देन ए बचेगा। ठीक है, यानी कि जो ए का मान है वो 4 से कम है। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जब हमने सॉल्व किया तो 4 लेस देन, यानी कि 4 लेस देन ए आ गया। ठीक है, 4 लेस देन ए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 लेस देन ए। ठीक है, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, ए ग्रेटर देन 4 दिया है। ठीक है, देखो इसको आप ए ग्रेटर देन 4 भी कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, 4 लेस देन ए कहो या ए ग्रेटर देन 4 कहो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन से होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 पर है, अनुक्रम करड़ी में 2 कामा 2 करड़ी में 2 कामा 3 करड़ी में 2 डॉट 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 का 10वां पद हो। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब चारों ऑप्शन में बताना है कि 10वां पद है कौन। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों यहाँ से आपको एक अनुक्रम दिया है। ठीक है, √2, ठीक है, कामा 2√2 कामा 3√2। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से आपको 10वां पद बताना है। ठीक है, 10वां पद क्या होगा, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो प्रथम पद है, यानी कि जो ए का मान है वो क्या है, √2 है। ठीक है, सारवंतर डी की बात करें तो डी इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। ठीक है, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। दूसरा पद क्या है, 2√2 है, माइनस पहला पद आपका है √2 है। ठीक है, 2√2 में से एक √2 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 1√2 बचेगा। ठीक है, यानी कि जो डी का मान है वो √2 है। ठीक है, यहाँ से आपको 10वां पद पूछ रहा है, यानी कि जो n का मान है वो क्या है, 10 है। ठीक है, या देखो n का मान निकालो या मत निकालो, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको 10वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, डायरेक्ट 10वां पद ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि a10 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 10 से कम 9 इंटू डी। ठीक है, 10वां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। ठीक है, या आप सूत्र भी लगा सकते हो। ठीक है,
ये थोड़ा सा डायरेक्ट है, अगर आप सूत्र भी लगाओगे तो उससे भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सूत्र क्या होता है एनवा पद ज्ञात करने के लिए, ई एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो इस सूत्र में रखोगे सभी मान को तो भी यही आएगा। ठीक है, देखो रखने पर एन का मान 10 है तो ए 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए का मान यहाँ पर क्या है अंडर रूट 2 है, प्लस एन का मान 10 है माइनस वन इंटू डी का मान देखो क्या है, डी का मान अंडर रूट 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ए 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक है, ओ सॉरी दूसरा पेन ले लेते हैं। ठीक है, देखो अंडर रूट 2 हो जाएगा, प्लस 10 में से एक जाएगा तो 9, और इंटू में क्या है अंडर रूट 2 है। ठीक है, तो ए 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए 10 इज इक्वल टू देखो 9 अंडर रूट 2 है। ठीक है, एक और अंडर रूट 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 10वां पद होगा वो क्या होगा 10 इंटू अंडर रूट 2 होगा। ठीक है, तो सूत्र से सॉल्व करो या इसमें डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपका मर्जी उस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 10वां पद आपका 10 इंटू अंडर रूट 2 आ गया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो आपको यहाँ पर 10वां पद यहाँ पर जो आपको दिया है ना वो आपको पूरा सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम भी पूरा क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर पूरा आपको अंडर रूट में दिया है। ठीक है, यानी कि सभी जो मान है वो अंडर रूट में है। ठीक है, तो इस 10 को क्या करते हैं ना अंडर रूट में भेज देते हैं। ठीक है, अगर 10 को अंडर रूट में भेजोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 10 को अंडर रूट में भेजोगे तो 100 हो जाएगा, क्योंकि जो 100 का वर्गमूल होता है वो क्या होता है 10 होता है। ठीक है, और यहाँ पर अंडर रूट 2 है ही, यानी कि गुणे 2 कर दो। ठीक है, तो 100 का गुणा 2 में करोगे तो आपको क्या मिलेगा 200 मिलेगा। ठीक है, यानी कि अंडर रूट 200 आंसर होगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 करा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है माध्य फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से आपको वर्ग अंतराल और आवृत्ति दिया गया है, तो इसका हमको माध्य फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इस प्रकार से पहले फिगर दिया है। ठीक है, तो पहले यहाँ से क्या करते हैं फिगर को बना लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें पहले यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल की बात करें तो जो वर्ग अंतराल है वो आपको 0 से 5 दिया है। ठीक है, 5 से 10 दिया है, 10 से 15 और एक दिया है आपको 15 से 20 दिया है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, और यहाँ से आपको आवृत्ति यानी कि एफ दिया है। ठीक है, एफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो एफ आपको कितना दिया है, यहाँ से एफ आपको 2 दिया है। ठीक है, 4, 6 और 10 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से x को फाइंड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम fx को फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो पहले हम क्या करते हैं x को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो x को फाइंड यानी कि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल दिया जाता है ना उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 0 और 5 को जोड़ोगे तो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, देखो 0 और 5 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। अब इस 5 को क्या करेंगे ना 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 5 का आधा कितना होगा, 5 का जो आधा होगा वो आपका 2.5 होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व भी कर सकती हो। ठीक है, जब आपको एक संख्या मिल जाए, ठीक है, देखो यहाँ पर 5 का आधा 2.5 मिल गया। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 2.5 आ गया। ठीक है, जब यहाँ पर आपको एक मिल जाए तो आपको क्या करना है ना वर्ग अंतराल से आपको इनको भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर कितने का अंतराल है 5-5 का अंतराल है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 5-5 के अंतराल से हम क्या करेंगे लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2.5 मिल गया तो इसमें 5 का अंतराल यानी कि इसमें 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी आपको क्या करना है 5 को जोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि 5-5 का अंतराल है, तो 7.5 में जब 5 जोड़ोगे तो 7-5 12 यानी कि 12.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 में भी 5 जोड़ दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अब हमको fx की वैल्यू चाहिए, यानी कि f और x का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 और 2.5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अढ़ाई का 2 गुना करोगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 7.5 का गुणा जब आप 4 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा 30 मिलेगा। ठीक है, और 12.5 का गुणा जब आप 6 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा 75 मिलेगा। ठीक है, और 17.5 का गुणा जब 10 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा 175 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 17.5 है, जब 10 से गुणा करोगे तो ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे इस f वाले को जोड़ेंगे और यहाँ से fx वाले को ऐड यानी कि जोड़ेंगे। ठीक है, इनको जोड़ो, देखो 2 और 4 6, 6 6 12। ठीक है, 12 और 10 आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ से एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स को जोड़ लो। देखो तो 30 और 5 35, ठीक है, 35 और 75, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 35 और 75, इसमें 5 जोड़ो 80 हो गया, ठीक है, यानी कि 110 हो जाएगा। 110 में 175 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 285 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जोड़ लेना है। और यहाँ से बच्चों हमको क्या फाइंड करना था, यहाँ से हमको माध्य फाइंड करना था। तो माध्य का आपका सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। माध्य यानी कि एक्स के ऊपर बार बराबर क्या होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा, ठीक है, सिग्मा आपका क्या होता है एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स यानी कि एफ एक्स का टोटल कितना है 285 है, ठीक है। और सिग्मा एफ यानी कि एफ का टोटल कितना है यहाँ पर 22 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे संख्याएं कट रही है तो यहाँ पर इसको काटो। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे ना, ठीक है, सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 12.95 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो माध्य है वो कितना आ जाएगा आपका, जो माध्य है वो 12.95 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर जब 6 का अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 12.95 क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कराए, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा डी ई इज इक्वल टू बी सी बटा एफ डी है, ठीक है, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। तो अब वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इस प्रकार से यहाँ पर आपको कोड दिया गया है। अब इसमें बताना कि आपका कौन सा कोड सही है, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको भी। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनाना होगा क्योंकि यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिया है, ठीक है। तो ए इसको मान लेते हैं, इसको बी एंड इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और त्रिभुज बना लेते हैं। देखो ये आपका क्या होगा, ये आपका डी होगा, ये ई और इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, देखो यहाँ पर आपको ए बी बटा डी ई दिया है, ठीक है, ए बी बटा डी ई दिया है, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या दिया है बी सी बटा एफ डी दिया है, ठीक है। देखो ए बी, ठीक है, ये ए बी बटा किसके है डी ई की है, ठीक है। तो ये वाला भुजा हो गया और ये वाला भुजा हो गया। बी सी बटा एफ डी के है, ये बी सी, ठीक है, बी सी बटा किसके है एफ डी के, यानी कि ये वाला भुजा, ठीक है। तो संगत भुजाएं के जो कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये जो कोण बी होगा ना, ये जो कोण बी होगा इस कोण डी के बराबर होगा, ठीक है। तो जो कोण बी है वो कोण डी के बराबर होगा, ये वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तभी जाकर जो आपका त्रिभुज ए बी सी है समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। तो कोण बी इक्वल टू कोण डी होगा, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कराए शीर्ष 0,4, ठीक है, और यहाँ पर 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा, ठीक है। यहाँ से आपको 3 बिंदु दिया गया है और यहाँ से तीनों बिंदु को आपको सॉल्व कर बताना है कि क्या त्रिभुज का परिमाप है, ठीक है। यानी कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा इस ऑप्शन में आपको बताना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में ना देखो बच्चों यहाँ से आपको क्या दिया है, यहाँ से आपको शीर्ष यानी कि बिंदु दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें जो पहला बिंदु है वो आपको क्या दिया है 0,4 दिया है, ठीक है। और जो दूसरा बिंदु वो 0,0 एंड जो तीसरा बिंदु वो 3,0 दिया है, ठीक है। तो पहले यहाँ से देखो ध्यान से समझो, पहले यहाँ से एक निर्देशांक ज्यामिति बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से देखो 0,4, ठीक है, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो 0,4 है यानी कि यहाँ आपका मूल बिंदु होता है जो कि आपका 0,0 होता है, ठीक है। तो मूल बिंदु से देखो पहले नेक्स्ट पेन ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें 0,4 है, ठीक है, यानी कि x पर 0 y पर 4, मान लो y पर जो 4 है वो यहाँ पर होगा, ठीक है, मान लो अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करें सेकेंड वाले की तो सेकेंड वाला 0,0 यानी कि यहीं पर रहेगा आपका मूल बिंदु रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3,0 यानी कि जो x का मान है वो 3 है, मान लो x का मान यहाँ पर है, ठीक है, 3 मान लेते हैं और y पर 0 यानी कि यहीं पर, ठीक है। ये देखो ये आपका क्या था, ये आपका 4 था, ठीक है, ये आपका क्या था 4 था और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 3 था, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं इस प्रकार से इसको मिला देते हैं दोनों को, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ से ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ना इसका हमको क्या करना है परिमाप फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिंदु लिख देता हूँ। देखो ये जो बिंदु था ये आपका 0,4 था, ठीक है, और ये जो बिंदु था ये आपका 3,0 था,
ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, परिमाप फाइंड करना है, ठीक है। परिमाप के लिए यहाँ से अगर हम बात करें तो पहले क्या करते हैं ना, इसको फाइंड करते हैं, ठीक है, इस वाले को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, इसका दूरी यानी कि इसका दूरी निकाल लेते हैं और यहाँ पर आपको दो बिंदु दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर O है, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, ठीक है। तो A B के बीच की दूरी हम पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें दूरी सूत्र की, ठीक है, देखो बच्चों आपको सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। दूरी सूत्र की बात करें तो दूरी सूत्र होता है आपका x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग होता है, ये आपका दूरी सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ए बी है, तो यहाँ पर मान लो ए बी है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू, ध्यान समझो, देखो यहाँ पर इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 एंड इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो x1 का मान 0 है माइनस x2 का मान यहाँ पर 3 है, ठीक है। और देखो सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। तो प्लस y1 की बात करें तो y1 का मान 4 है माइनस y2 का जो मान है वो 0 है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में -3 का स्क्वायर करोगे तो आपको 9 मिलेगा, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 मिलेगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो अंडर रूट में 25 यानी 25 हो जाएगा। जब इसको आप बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ए बी के बीच की दूरी है वो कितना है, 5 है, ठीक है। अब इसमें आपको त्रिभुज का परिमाप पूछा था, ठीक है, क्या पूछा था, त्रिभुज का परिमाप पूछा था। तो परिमाप कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 4 है प्लस यहाँ पर 5 है प्लस यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड कर दो, 5 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो जो त्रिभुज का परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, यदि 3 tan a इक्वल टू 4 हो तो sec a का मान होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको 3 tan a इक्वल टू 4 दिया है तो sec का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, देखो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड की, यानी कि जो फर्स्ट मेथड है, अगर आप इसको त्रिभुज बना के सॉल्व करोगे ना तो ये आपका लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सूत्र के हेल्प से सॉल्व करोगे ना तो ये आपका शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो आप बहुविकल्पी सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो यहाँ से आपको आसान पड़े उसी से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो आसान पड़ेगा उसी से बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 3 tan इज इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो tan a का मान फाइंड करो, tan a इक्वल टू 4, 3 यहाँ पर गुणा में आ जाएगा बट्टे में, ठीक है। tan a का मान कितना आ गया, 4/3 आ गया, ठीक है। और बच्चों देखो यहाँ पर आपको sec a दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो sec a को हम क्या लिख सकते हैं, sec a को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस का tan स्क्वायर है, ठीक है। sec a को हम क्या लिख सकते हैं, sec a को लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस का tan स्क्वायर है, ठीक है। अब कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको भी समझो। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये आपका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, sec स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर को हटाओगे, जब आप स्क्वायर को हटाओगे तो ये आपका अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है। जब आप स्क्वायर हटाओगे तो ये आपका अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ से आपको सेक ए का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस tan का मान कितना है, tan का मान हमारा 4/3 है तो रखो 4/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट में देखो यहाँ पे सॉल्व करो, 9 एक कम 9, ठीक है। 9 और 16 आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और बट्टा में कितना है, 9 है, ठीक है। 25 का वर्गमूल निकालोगे तो आपको 5 मिलेगा और 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या चल रहा था, सेक ए चल रहा था, ठीक है। यानी कि जो सेक ए का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन से होगा, 5/3, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करिए तो क्वेश्चन नंबर 10 का है, यदि tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का मान होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है। तो इसका मान आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ से आपको क्या दिया है, यहाँ से आपको दिया है tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है।
तो यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, तो यहाँ से हमको फाइंड करना है tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो एकदम सिंपल तरीका मैं बताता हूँ ना, इनको क्या करो ना, दोनों पक्षों का स्क्वायर यानी कि वर्ग कर दो। ठीक है, देखो यहाँ से क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फा प्लस cot अल्फा। ठीक है, इसका वर्ग हो जाएगा, इज इक्वल टू में 5 है तो इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ओपन कर दो। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2a भी होता है, यानी कि 2 इंटू ए का मान क्या है tan अल्फा और इंटू बी का मान cot अल्फा। ठीक है, और इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ से हमको इसका मान फाइंड करना था। ठीक है, तो ये हमको तो मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 2 इंटू टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा। ठीक है, तो इसका जो मान होगा ना, इसका जो मान होता है वो क्या होता है आपका, 1 होता है। ठीक है, टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये मिल गया, देखो टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा इंटू इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में कितना है, 25 है। ठीक है, तो 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 मिलेगा, 2 को उधर भेज दो। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 को उधर भेजोगे तो 25 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का जो मान है वो कितना आ गया, 23 आ गया। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर सी है ना, वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा तथा यहाँ पर आपको कंडीशन दी गई है तो थीटा का मान होगा। ठीक है, ये आपका जीरो नहीं है, ये आपका थीटा है। ठीक है, तो थीटा का मान क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों आपको क्या दिया है, यहाँ से आपको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो समझो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये जो साइन थीटा है ना, इसको इसी प्रकार से लिखो, साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा को हम 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस साइन थीटा को हम क्या करते हैं ना, देखो इधर भाग में इधर भेजोगे तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा को इधर भेज दो, तो साइन थीटा यहाँ पर जब इसको भेजोगे तो यहाँ पर गुणा होगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बराबर में 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम स्क्वायर हटाएंगे। ठीक है, जब स्क्वायर हटाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, या इस प्रकार से करो ना, यहाँ पर भी क्या करो, स्क्वायर लगा दो। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर तुलना कर दो। ठीक है, यानी कि जो घात है उससे तुलना कर दो, तो यहाँ पर स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 1 मिला। ठीक है, तो 1 किसका होता है, देखो साइन थीटा में 1 किसका मान होता है, तो साइन थीटा में जो 1 होता है वो आपका साइन 90 का मान होता है, यानी कि पाई/2 का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ से साइन और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो थीटा का मान है वो कितना आ गया, पाई/2 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 का है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान होगा। ठीक है, तो इसका मान पूछ रहा है और ये आपको दिया है। ठीक है, तो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखो यहाँ से नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ से आपको साइन थीटा, ठीक है, ये थीटा है, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या बताना है, यहाँ से हमको बताना है साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, देखो यहाँ से पहले थीटा का मान फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस माइनस कॉस जो थीटा है ना इसको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन थीटा, जब इसको उधर भेजोगे तो ये आपका प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक का गुणा करोगे तो आपका कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि जब कॉस थीटा का एक में गुणा करोगे तो आपको कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है,
तो इस कॉस थीटा को क्या करते हैं ना, इसके बट्टे मिलाते हैं, क्योंकि इधर गुणा में, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन थीटा, कॉस थीटा को इधर लाओगे तो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। और इधर आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। साइन बट्टे कॉस क्या होता है आपका, tan होता है, ठीक है। और इधर 1 है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब tan में 1 किसका मान होता है, तो tan में अगर हम बात करें तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 अंश का मान, ठीक है। tan 45 अंश का मान कितना, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो थीटा का मान है वो कितना आ गया, 45 आ गया, ठीक है। अब ये जो थीटा का मान 45 है ना, इसको क्या करेंगे, इसमें पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ से आपको साइन, ठीक है। यहाँ पे देखो थीटा का मान रखेंगे 45 और यहाँ पर हम लगाएंगे पावर में 4, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपको कॉस दिया है, थीटा के स्थान पर हम रखेंगे 45, ठीक है। और सबके पावर हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/2 में 2 होता है, ठीक है। और पावर भी कितना है, 4 है। प्लस कॉस 45 अंश का भी जो मान होता है वो 1/√2 होता है और पावर पे 4। अब इसको सॉल्व करो तो 1/2 जो है ना, उसका 4 बार आपको गुणा करना है, ठीक है। जब 4 बार गुणा करोगे तो आपको 1/2 मिलेगा, सॉरी 1/4 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 4 बार गुणा करना है। प्लस 1 इसका भी वही करो तो कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे, ठीक है। और बट्टे में 4 है, संख्याएं कट रही है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिला, 1/2 मिला। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना गया, 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन से होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 का है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी बार पूछा गया है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका क्या है, वृत्त है, ठीक है। और यहाँ पर आपका कोई केंद्र O है, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ से बच्चों आपको बिंदु Q से एक रेखा खींचा था, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें, देखो क्या कर रहा था, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से खींचा जाता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई थी वो कितना था, 24 सेंटीमीटर था, ठीक है। और इसकी हमकी त्रिज्या को फाइंड करना था, इसकी हमकी त्रिज्या को फाइंड करना था। और इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से मिला देते हैं, ठीक है। तो इसको इस ये जो त्रिज्या है ना, देखो इसको भी नाम देते हैं पी दे देते हैं उसका नाम, ठीक है। तो इसके त्रिज्या को हमको फाइंड करना है। और यहाँ पर जो था, ठीक है, यहाँ से कह रहा था कि Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि Q से वृत्त के केंद्र की जो दूरी है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बच्चों ये हमको त्रिज्या को फाइंड करना है, ठीक है। और आप जानते हो कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो हमेशा कितने का अंश का होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज POQ ले लेता हूँ, ठीक है, त्रिभुज POQ में, ठीक है। तो यहाँ से देखो POQ में बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें कर्ण की, ठीक है, तो 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा आपका कर्ण होता है, ठीक है। यानी कि देखो ये जो 90 अंश है, ठीक है, इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो आपका कर्ण होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। अगर हम इसको थीटा माने, ठीक है, अगर हम इसको थीटा माने तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। यानी कि ये जो है ना, ये आपका लंब होगा, ठीक है। और जो बचेगा वो आपका क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर्ण, लंब और आधार को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या, अगर हम बात करें, देखो कर्ण क्या है, कर्ण आपका OQ है, ठीक है। QO कहो या OQ कहो एक ही बात है, ठीक है। स्क्वायर इज इक्वल टू लंब की बात करें तो लंब आपका OP है स्क्वायर, प्लस आधार की बात करें तो आधार आपका क्या है, QP है, ठीक है। स्क्वायर लगा दो। अब इसको सॉल्व करो। देखो OQ का जो मान है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इधर अगर हम बात करें OP की, तो OP का जो मान इसको हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका त्रिज्या है तो इसको हम R मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम R लिख देते हैं
और इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस क्यूपी की बात करें तो ये आपको 24 दिया है। अब इसको सॉल्व करो, देखो 25 का जो स्क्वायर होता है वो आपका कितना होता है 625 होता है, इज इक्वल टू में इधर आपका आर स्क्वायर है, प्लस 24 की बात करें तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, ठीक है। 576 को इधर भेज दो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 625 माइनस 576 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब 625 में से 576 घटा दो, कितना आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या है आर स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर अब यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाओगे तो ये जो संख्या है ये आपका अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है। जब अंडर रूट से बाहर निकालोगे, देखो 49 का जो वर्गमूल होता है वो 7 होता है, ठीक है। तो जो आर है वो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यानी कि ये जो त्रिज्या था ये कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा था, त्रिज्या ही पूछा था, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका 7 सेंटीमीटर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखो 14 यहाँ से क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 14 करा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमको कोण POA का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ठीक है। तो पहले यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। इसका जो इस वृत्त का जो केंद्र है वो O है, ठीक है। और यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं P है, ठीक है। तो बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं हैं PA PB, ठीक है। ये आपका स्पर्श रेखा है और ये आपका एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। यहाँ पर इसको P नाम दे देता हूँ, ठीक है। हालांकि ये P है, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं 80 अंश पर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो इसका अंश है ना वो कितने अंश का है 80 अंश का कोण है, ठीक है। के बीच पे झुकी हो तो कोण POA का मान फाइंड करो, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर इसको A मान लेता हूँ एंड इसको B मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है POA, ठीक है। यानी कि इसको भी हमको क्या करना होगा मिलाना होगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। फिगर आपका यही बनेगा, ठीक है। और बच्चों देखो यहाँ पर आप जानते हो कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो हमेशा 90 अंश का होता है, ठीक है। और ये भी आपका 90 अंश का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है लिख देता हूँ, ठीक है। हमको यहाँ पर फाइंड करना है कोण POA, ठीक है। कोण POA को हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ फाइंड करते हैं। देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर APBO ये आपका क्या होगा एक चतुर्भुज होगा, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें चतुर्भुज AOBP में, ठीक है। देखो AO, ठीक है, AOBP में अगर हम बात करें तो ये आपका एक चतुर्भुज होगा, ठीक है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 360 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कोण A प्लस कोण B प्लस देखो कोण A या कोण B, ठीक है, प्लस कोण O प्लस कोण P, चार कोण है, ठीक है। चारों कोणों का योग कितना होगा 360 होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो कोण A और कोण जो B है ना ये आपका 90 अंश का होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है, ठीक है। ये दोनों का मान मिल गया और यहाँ पे जो कोण P है ना वो आपको कितना दिया है 80 अंश दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम कोण O को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो कोण A का मान कितना है 90 अंश है, प्लस कोण B का मान कितना है 90 अंश है, प्लस कोण O हमको क्या करना है फाइंड करना है, प्लस कोण P की बात करें तो ये कितना है आपका 80 अंश है, इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो 90 90 180, ठीक है। और 180 में 80 जोड़ दो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोण O प्लस 260 इज इक्वल टू कितना है आपका 360 है। तो कोण O इज इक्वल टू 360, ठीक है, माइनस उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। तो कोण O इज इक्वल टू 360 में से 260 जाएगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा आएगा ना ये आपका पूरा कोण AO आएगा, ठीक है। ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। परंतु यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कोण POA पूछ रहा है, ठीक है।
कोण POA, यानी कि ये आधा पूछ रहा है हमसे, ठीक है, ये वाला पूछ रहा है, या ये आधा, ठीक है। तो आधा पूछ रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज POA को हमको फाइंड करना है, तो इस कोण O का हमको क्या करना होगा, आधा करना होगा, ठीक है। इस कोण O का हमको आधा करना होगा, तब हमको जाकर कोण POA मिलेगा, ठीक है। तो इसका आधा करोगे तो 2 एकम 2, और इसको काटोगे तो 50 बार में कटेगा, ठीक है। यानी कि जो कोण POA है वो कितना आ गया, 50 अंश आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 का है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसका कोण थीटा अंश होगा, ठीक है। यानी कि जिसका कोण आपको थीटा दिया गया है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है उसको आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, थीटा बटे, ठीक है, देखो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, थीटा बटे 360। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका थीटा बटे 360 होता है, और इनटू में आपका पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपका क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर आपको थीटा बटे 180 दिया है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो थीटा बटे 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है थीटा बटे 720, ठीक है, और इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 से काटो, 2 से काटोगे तो इसको काटो, 2 तिहाई 6, एक बचेगा, 2 छक्के 12 और 0 उतार दो, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया थीटा बटे 360, और इंटू में क्या है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से 2 से हमने काट दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर ये आ गया, और ये आपका सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 का है, एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको आयतन बताना है उस पाइप का। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, ठीक है। तो यहाँ से एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो एक ठोस पाइप है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले एक पाइप बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक ठोस पाइप है इस प्रकार से, ठीक है। इस ठोस पाइप का जो व्यास है, ठीक है, इसका जो व्यास है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। व्यास से यहाँ से आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और उसकी जो लंबाई है, ठीक है, इसकी जो लंबाई वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन हमको बताना है, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, ये जो पाइप है ना ये आपका क्या है, बेलनाकार है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखो जो व्यास है वो आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बेलन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से इसका आयतन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें बेलन का आयतन, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। अब सूत्र याद रहेगा तभी आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बताओ बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो पाई का मान रखना चाहो तो रखो, ठीक है। देखो यहाँ पर सभी जो मान है वो पाई में है, ठीक है, तो पाई का मान मत रखो। इंटू आर का जो मान है वो कितना है, 2 है, क्योंकि यहाँ पर व्यास 4 था, व्यास का आधा करोगे तो आर का मान निकलेगा, ठीक है। तो आर का मान 2 है तो यहाँ पर रखो 2 इंटू आर स्क्वायर है तो 2 बार 2 लिख दिया, ठीक है। एच की बात करें तो जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है। अब इसको सॉल्व करो। देखो 20 का गुणा 2 में करोगे तो 40 हो जाएगा, और 40 का गुणा 2 में करोगे तो 80 हो जाएगा, और पाई का गुणा कर दोगे तो 80 पाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आयतन है तो यहाँ पर आपका सेमी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो जो इस पाइप का आयतन होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 80 पाई सेमी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन आपका डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 का है, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब एक अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये देखो बच्चों ये आपका फार्मूला ही है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 का है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, माध्यक वर्ग निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है और इसका चलो हम क्या करते हैं, माध्यक वर्ग निकालते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों यहाँ से आपको फिगर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पर बारंबारता यानी कि एफ दिया गया है, और यहाँ से हम क्या करेंगे ना, यहाँ से हम संचयी बारंबारता यानी कि सी एफ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम बना लेते हैं। पहले देखो वर्ग अंतराल की बात करें तो ये आपको 0 से 10, ठीक है, 10 से 20 एंड 20 से 30 दिया है। ठीक है, और यहाँ से आपको 30 से 40 और 40 से 50 आपको दिया है। ठीक है, एफ यानी कि बारंबारता की बात करें तो यहाँ पर आपको 2, ठीक है, 8, 12, 18, 10 दिया है। ठीक है, तो यहाँ सब क्या करते हैं ना, यहाँ से हम संचयी बारंबारता को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखो संचयी बारंबारता की बात करें तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये जो f है ना, इसको पहले यहाँ पर जो पहला संख्या है उसको लिखो। ठीक है, अब क्या करो ना, इसको इसमें जोड़ते जाओ। ठीक है, यहाँ पर 2 मिल गया, अब इस 8 को 2 में जोड़ोगे तो आपको 10 मिलेगा। ठीक है, 12 को 10 में जोड़ोगे तो आपको 22 मिलेगा। ठीक है, 18 को 22 में जोड़ोगे तो आपको 40 मिलेगा। अब 10 को 40 में जोड़ोगे तो यहाँ से आपको 50 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, माध्यक वर्ग। ठीक है, तो माध्यक वर्ग के लिए n/2 होता है। ठीक है, n का मान यहाँ पर 50 है और बटे 2 है। ठीक है, संख्याएं कट रही, काट दो। देखो 2 एक कम 2 और 2 25 में 50। ठीक है, यानी कि जो n का मान है वो कितना है, सॉरी, यानी कि देखो यहाँ पर जो n/2 करने पर कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता में आपको क्या करना है, 25 से ज्यादा वाला देखना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपका 2, 10, 22 है। ठीक है, यहाँ पर जो 40 है वो क्या है, 25 से ज्यादा है। ठीक है, यानी कि 40 आपको यहाँ पर मिला। ठीक है, 25 से ज्यादा 40 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 40 के सामने वाला देखो वर्ग अंतराल क्या है, 30 से 40 है। ठीक है, 30 से 40 है, तो इसका आपका जो माध्यक वर्ग होगा वो क्या होगा, 30 से 40 होगा। ठीक है, इसका जो आपका माध्यक वर्ग होगा, ठीक है, इसका जो माध्यक वर्ग होगा वो क्या होगा, 30 से 40 होगा। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने पर जो इसका माध्यक वर्ग आया वो 30 से 40 आ गया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन से होगा, 30 से 40, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 का है एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 तथा 35 है, तो इसका बहुलक होगा। ठीक है, देखो बच्चों जब भी हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 आ रहे हैं। ठीक है, हर सेट में ऐसा क्वेश्चन आपको एक मिलेगा। ठीक है, आप कोई भी सेट उठा के देख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर सेट में ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, बहुलक फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो देखो बच्चों माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच का एक संबंध होता है, यानी कि सूत्र होता है। अगर आपको वो सूत्र याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर लोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको हर सेट में मिलेगा। ठीक है, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोई भी सेट उठा के देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 19 वाला है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको हर सेट में मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है आपका बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर आपका होता है माध्यक। ठीक है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। इस सूत्र को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से आपसे बहुलक पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक। देखो यहाँ से क्या दिया है, देखो माध्यक की बात करें, देखो पहले यहाँ पर माध्य दिया है, दूसरे स्थान पर माध्यक दिया है। ठीक है, तो माध्यक यहाँ पर 35 है माइनस 2 गुणे माध्य की बात करें तो माध्य यहाँ पर 30 है। अब इसको सॉल्व करो तो 35 तिहाई कितना होता है, 35 तिहाई 105 होता है, माइनस 30 गुणे 2 करोगे तो 60 मिलेगा। ठीक है, अब 105 में से 60 घटा दो तो आपको 45 मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो बहुलक है वो आपको कितना मिल गया, 45 मिल गया। ठीक है, बहुलक जो है वो आपको 45 मिल गया। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन से होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 का है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता होगी। ठीक है, तो देखो बच्चों अगर कोई घटना है अगर वो निश्चित रूप से घट रही है ना तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो हमेशा 1 होगी। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, अगर निश्चित रूप से अगर घटना घटती है तो उसकी जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। अगर अनिश्चित रूप से घटना घटेगी तो उसकी जो प्रायिकता होगा वो 0 होगा। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पर निश्चित रूप से घटना घट रही है तो उसकी जो प्रायिकता होगा वो 1 हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो आपका राइट होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कंप्लीट हुआ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है सभी कंप्लीट हुए। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आपको क्या करना है बच्चों, एक बार वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर से देख लेना और अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।